प्रणब मुखर्जी लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ 25 जुलाई को। सबसे पहले आपको हम बता दें कि उन्हें जो वोट मिले हैं, किन राज्यों से कितना वोट मिले हैं, पहले आपको मैं दिखा देते हैं। आंध्र प्रदेश में कुल विधायक हैं 294 और प्रणब मुखर्जी को 182 वोट मिले हैं और संगमा को सिर्फ 3 वोट मिले हैं। बिहार में कुल 243 विधायक हैं, प्रणब को 146 वोट मिले हैं और संगमा को 90 वोट मिले हैं। हरियाणा में प्रणब को 53 वोट मिले हैं और संगमा को जो वहाँ वोट मिले हैं वो 1 वोट मिले हैं। आप सबसे मजेदार है कि केरला में उन्हें मात्र 124 कुल प्रणब मुखर्जी को सारे वोट मिले हैं, संगमा को कोई वोट नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में प्रणब मुखर्जी को 74 वोट मिले हैं, संगमा को 149 वोट मिले हैं। यहाँ बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र में 288 में से जो वोट मिले हैं, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के वोट हैं 39 प्रणब मुखर्जी को और संगमा को 50 वोट मिले हैं। मेघालय में नॉर्थ ईस्ट में संगमा को 23 वोट मिले हैं और प्रणब मुखर्जी को 34 वोट मिले। नागालैंड में प्रणब मुखर्जी को 58 वोट मिले हैं और संगमा को 1 भी वोट नहीं मिले हैं और नागालैंड आदिवासी क्षेत्र है। सिक्किम में प्रणब को 28 वोट मिले हैं और संगमा को 1 वोट मिले हैं महज। और तमिलनाडु में 234 वोट में प्रणब को 45 मिले हैं, 149 वोट संगमा को मिले हैं। एआईडीएमके का जयललिता का उन्हें समर्थन हासिल था। त्रिपुरा में 56 वोट प्रणब मुखर्जी को मिले और सिर्फ 1 वोट संगमा को मिले हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में प्रणब मुखर्जी को 23 वोट मिले हैं और संगमा को 44। जम्मू कश्मीर में 68 वोट मिले हैं प्रणब मुखर्जी को, संगमा को 15 वोट मिले हैं। झारखंड में 60 वोट मिले हैं प्रणब मुखर्जी को और संगमा को 20 वोट मिले हैं। और कर्नाटक में 117 वोट प्रणब मुखर्जी को मिले हैं और 103 वोट संगमा को मिले हैं। यहाँ बीजेपी की सरकार है। और मिजोरम में एक बार फिर वो उत्तर पूर्व राज्य में हम चलते हैं। मिजोरम में जो कुल वोट मिले हैं वो 32 वोट प्रणब मुखर्जी को मिले हैं और सिर्फ 7 वोट मिले हैं संगमा साहब को। इस तरह से अगर पूरे राज्यों के में देखें तो संगमा साहब को नॉर्थ ईस्ट में भी उम्मीद से बहुत कम वोट मिला है। प्रदेश में भी अपने उस जहाँ के कहते हैं, माने जाते हैं कि वहाँ के वो सर्वोच्च नेता हैं, उस इलाके में उनका दबदबा है, उस क्षेत्र में उनकी पूछ है, उनकी राजनीतिक उनका असर है। तो लगता है कि जो आदिवासी जिस बात को वो कहना चाह रहे हैं संगमा साहब, वो वोट उनको मिल नहीं पाया। देखिए ऐसा है ना कि चींटी जो है, जहाँ चीनी है मीठा है उसी ओर जाती है। अगर सत्ता में संगमा होते ना तो उनको फिर इसी प्रकार से वोट जाती है। सब सत्ता की एक अपने यहाँ ताकत होती है, उसकी महिमा है, उसी का परिणाम है जी। और आप जानते ही हैं कि जिस प्रकार से संगमा ने सोनिया गांधी का विरोध किया था, इस चुनाव के दौरान भी उन्होंने कहा कि हमने सोनिया जी के यहाँ मिलने के लिए समय मांगा था, हमको नहीं मिला है समय। तो 10 जनपद के वफादारों को आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो जीत से ज्यादा महत्व उनके लिए ये था कि हम संगमा का वोट कितना से कितना काट सके। वो उसके लिए एक पूरी टीम लगी हुई थी रणनीति के तहत। तो इसके पीछे क्या क्या हुआ होगा वो तो फिर समय के अनुसार पता चलेगा। यहाँ तक कि बीजेपी शासित राज्य में, जहाँ कर्नाटक में बीजेपी की राज्य है, कर्नाटक में तो हुबली में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही भाजपा को हराया। चिकमंगलुरु के चुनाव में लोकसभा में भाजपा के लोगों ने भाजपा को हराया। तो ये तो फूटे हुए ढोल की तरह स्थिति बन रही थी। एक बात और कहना चाहेंगे, जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट का ही एक छोटा सा स्टेट है सिक्किम जी, वहाँ पे 32 विधानसभा की सीटें हैं और 32 में 32 सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट का वो है। एक भी कोई कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं और वहाँ कांग्रेस का ही विरोध होता है। उसके बावजूद संगमा साहब को 1 वोट नहीं मिला वहाँ से। सिक्किम में कुछ वोट मिले हैं वहाँ, लेकिन डेमोक्रेटिक फ्रंट से नहीं मिले हैं उनको। चलिए फिलहाल एक नज़र डालते हैं हम वहाँ के प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जो जीवन रहा है, उनका जो सफर रहा है, उस पर नजर डालते हैं। पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी यूपीए के संकट मोचक भी रहे। काला चश्मा और उनके भीतर से झांकती चमकदार आंखें, इन आंखों ने देखा है हिंदुस्तान की राजनीति के 5 दशकों का इतिहास। ये आंखें गवाह हैं
सियासत के उतार चढ़ाव की। 5 दशकों की राजनीति के गवाह प्रणब मुखर्जी। सियासी गलियारे में लोग प्यार और इज्जत के साथ इन्हें दादा कहते हैं। कांग्रेस और सहयोगी दलों के ही नहीं बल्कि विपक्ष के भी दादा। कांग्रेस के सबसे पुराने नेताओं में शुमार और कांग्रेस में संकट मोचक की भूमिका भी निभाई। सादगी प्रणब दा की पहचान है। बदन पर या तो धोती कुर्ता या फिर बंद गले का प्रिंस सूट। यूं तो बेहद सरल स्वभाव, लेकिन कभी कभी उन्हें गुस्सा भी खूब आता है। पश्चिम बंगाल में वीरभूम जिले के किरनाहार के पास 11 दिसंबर 1935 में प्रणब का जन्म हुआ। पिता कामदा किंकर मुखर्जी पुराने कांग्रेसी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन प्रणब बाबू शुरुआत में राजनीति से दूर ही रहे। हालांकि एमए राजनीति शास्त्र में किया। कोलकाता यूनिवर्सिटी से इतिहास, राजनीति शास्त्र में एमए और कानून की डिग्री लेने के बाद शिक्षक बन गए। मन नहीं लगा तो कुछ दिनों तक वकालत भी की और फिर पत्रकारिता में भी किस्मत आजमाई, लेकिन ज्यादा दिनों तक वो खुद को राजनीति से दूर नहीं रख सके। 60 के दशक में राजनीति में शामिल हुए और पहली बार 1969 में सांसद बने। 1969 में राज्यसभा सांसद चुने गए। अपनी निष्ठा और ईमानदारी की बदौलत प्रणब मुखर्जी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। 1975, 1981, 1993 और 1999 में भी राज्यसभा सांसद रहे। 1973 में पहली बार केंद्र में मंत्री बने। उन्हें 1973 में केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया। 1982 में प्रणब मुखर्जी पहली बार देश के वित्त मंत्री बने। उन्होंने 1982 से 1984 तक वित्त मंत्रालय संभाला। 1984 में यूरोमनी पत्रिका के सर्वे में उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का खिताब मिला। प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी के विश्वास पात्रों में से एक थे। वो इंदिरा के सबसे करीबी नेताओं में शुमार होते थे, लेकिन जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो प्रणब दा का ऊंचा कद कांग्रेस में ही कई लोगों को रास नहीं आया। नतीजतन प्रणब दा का कुछ वक्त के लिए कांग्रेस से बनवास, अलग पार्टी राष्ट्रवादी समाजवादी कांग्रेस बनाई। हालांकि साल 1989 में एक बार फिर वो कांग्रेस का हिस्सा बने। 1995 से 1996 तक विदेश मंत्रालय संभाला। 1991 से 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। पहली बार लोकसभा चुनाव 2004 में लड़ा। पश्चिम बंगाल के जंगीपुर से चुनाव लड़ा। 2004 से 2006 तक रक्षा मंत्रालय संभाला। 2006 से 2009 तक फिर से विदेश मंत्रालय संभाला। 2009 में दूसरी बार भी लोकसभा चुनाव जीता। जंगीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता। साल 2009 में दूसरी बार देश के वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला। लंदन की एक मैगजीन ने उन्हें 2010 में एशिया के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के तौर पर शुमार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। तमाम जो उनका जीवन रहा है, 5 दशक का उनका पब्लिक लाइफ, जो राजनीतिक सफर रहा है। अवधेश जी, ये 5 साल, 5 दशक और ये 5 साल कैसा होगा? ये तो जो आपकी फिल्म है वो तो गुलाम अली के गजल की तरह है ना, जो अपनी मासूका को कहता है कि आई हुस्ने बेपरवाह तुझे शोला कहूँ शबनम कहूँ, है फूलों में है खुशबू मगर तुझको मगर क्या है वो भूल रहा हूँ। तो वही है ये जी। तुझसा मगर किसको कहूँ, वो पंक्ति है। तो इस समय मैंने आरंभ में ही कहा कि प्रणब मुखर्जी देश के नेता हैं, लेकिन कभी हम लोगों के मन में नहीं, अब हमारे देश के प्रथम नागरिक बन गए, राष्ट्रपति हैं, उस नाते तो हम सबको सम्मान देना ही चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में कभी नहीं आया था कि प्रणब मुखर्जी कोई एक महान नेता के रूप में, एक सामान्य अनेक राजनेता हैं जिसमें से हम लोग इनको भी एक मानते रहे हैं। तो वही
नहीं, जो चुनाव जो 5 साल, अब ये देखिए, अगला 5 साल, अब ये है कि तात्कालिक ये प्रश्न है कि आखिर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के रूप में किस तरह की भूमिका निभाएंगे, यानी अगला रायसीना भवन की अगली भूमिका क्या होगी अगले 5 साल तक, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इस समय ऐसी कोई राजनीतिक चुनौती प्रत्यक्ष नहीं है जिसमें राष्ट्रपति की भूमिका कोई ज्यादा महत्वपूर्ण दिखे। वो तब आएगा जबकि यूपीए सरकार से कोई समर्थन वापस ले ले और बहुमत की समस्या पैदा हो जाए, तब जाएंगे। राष्ट्रपति की भूमिका अपने यहाँ जब से गठजोड़ों की सरकार बनी है 2 स्थितियों में महत्वपूर्ण होती है। चुनाव परिणाम के बाद जब किसी एक दल या एक गठजोड़ को बहुमत नहीं आता है, या राज्यों में यह स्थिति पैदा होती है, और जब राज्य में राज्यपाल भूमिका निभाने आते हैं तो बाकी दल राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाते हैं। ये 2 स्थितियां होती हैं। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि 2014 के चुनाव के बाद, शायद 2 चुनाव के बाद राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण ज्यादा होगी। प्रणब मुखर्जी, जैसा मैंने आरंभ में कहा कि एक ऐसे नेता हैं जो कि राजनीति की मुख्य धारा से जुड़े रहे हैं। 1989 से जब से भारत में गठजोड़ की राजनीति का दौर चला है, वो सीधी राजनीति में रहे हैं, उसका उनको अनुभव है। संपर्क के गठजोड़ संपर्क को लगातार जो है 8 वर्ष तक संचालित करने का मुख्य में रह के उनका अपना अनुभव है। 1989 से लेकर के अभी तक गठजोड़ और बहुमत न आने पर विभिन्न राष्ट्रपतियों ने जो भूमिका निभाई है उसको भी उन्होंने देखा, अवलोकन किया। तो इस सब का एक है, तो मुझे लगता है कि उसके अनुसार उनकी भूमिका होगी और विवादास्पद नहीं होगी। एक तो यह है। दूसरा यह है कि उन्होंने अपने साक्षात्कारों में साफ किया है कि राष्ट्रपति की भूमिका एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह नहीं हो सकती है। आज ही जो उन्होंने जगह जगह इंटरव्यू दिया है टीवी चैनल पर, सब में यह बातें कही है कि एक राजनीतिक सक्रियतावादी की तरह नहीं हो सकती है। संविधान में राष्ट्रपति की भूमिका निर्धारित है, उसी तरह होगी। तो हम प्रणब मुखर्जी को उस प्रकार का, जैसा कि अरविंद जी कह रहे थे कि हम प्रणब मुखर्जी को एक रेडिकल चेंज की कामना करने वाले नेता के रूप में कभी नहीं जानते हैं। उनका पूरा बयान एक सदे हुए राजनेता का था जिसका अंतिम निष्कर्ष यही था कि ये यथा स्थितिवाद को कायम रखना चाहेंगे। फिर भी मेरा मानना है कि ये प्रतिभा पाटिल की तरह जो 5 वर्ष तक बिल्कुल एक रबर की मुहर की तरह जो भूमिका निभाई थी, और रायसीना हिल की लगता था कोई भूमिका ही नहीं है बहुत सारे मामलों में। एक आप पत्र भी वहां फैक्स करिए जो भेजना है तो 10 जनपद में पहले जाता था, फिर वहां से आता था, फिर उनके हस्ताक्षर होके, वो स्थिति नहीं होगी। लेकिन अगर हम और आप ये सोचते हैं कि ये 1986-87 के जैल सिंह वाली भूमिका कर लेंगे या 1999 के केआर नारायणन की भूमिका कर देंगे, तो उसकी भी मुझे उम्मीद कम आती है। कलाम के तरह लेकिन ये एक यथास्थितिवादी होंगे। वहां सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी, प्रोटोकॉल रहेगी। कलाम की तरह प्रोटोकॉल तोड़ देना, आम आदमी के लिए समय समय पर दरवाजा खोल देना, वो भी ये करेंगे, उसमें भी मुझे संदेह है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जैसा राजेंद्र बाबू ने लॉ इंस्टीट्यूट में जब राष्ट्रपति बनने के बाद पहला भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति की भूमिका को स्पष्ट परिभाषित किया जाना चाहिए, क्योंकि नेहरू जी से कई मुद्दों पर मतभेद हो गए थे। राष्ट्रपति को जो विवेकाधीन अधिकार है उसमें सरकार का स्तर उठाने, किसी मामले पर उसको निर्णय बदलने के लिए नैतिक दबाव डालने का, यहां तक कि विपक्ष पर भी नैतिक दबाव डालने का की भूमिका उनकी है। आपको पता है कि संविधान ने राष्ट्रपति को अधिकार दिया है कि वो किसी भी मुद्दे पर प्रधानमंत्री या किसी मंत्री को कभी भी बुला के बातचीत कर सकते हैं। वो संसद का सत्र आयोजित करने के लिए कह सकते हैं किसी मुद्दे पर बुला करके। वो जो है कोई बहस किसी विषय पर चल रही है तो उसमें वो सरकार ही नहीं विपक्ष के नेता से भी बुला के बात कर सकते हैं अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है किसी मामले पर। तो हमारे देश के राष्ट्रपति की इतनी भूमिका अभी होनी चाहिए कि वो भले हस्तक्षेप न करे। वो तो है, लेकिन प्रणब मुखर्जी से मुझे इतनी सक्रियता की उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं अरविंद जी कि कम से कम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से ज्यादा सक्रिय जरूर रायसीना हिल दिखेगा। ये निश्चित है कि आने वाले दिनों में प्रणब मुखर्जी के लिए 2014 का लोकसभा चुनाव अग्नि परीक्षा का चुनाव, अग्नि परीक्षा की घड़ी होगी। क्योंकि जहां तक हमारा मानना है कि वो चुनाव अगर कांटे का संघर्ष हुआ एनडीए और यूपीए में, तो इस समय उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि ये जैसा कि अभी अवधेश भाई ने कहा भी कि भाई भारत के राष्ट्रपति को बहुत ब्रॉड रूप में देखा जाना चाहिए, बहुत शक्तिशाली, इसमें कोई दो राय नहीं। किस तरह की भूमिका आप 5 साल देख रहे हैं? उनको लगता है कि वो जैसे एक राजेंद्र बाबू थे, राधाकृष्णन साहब थे, वो देखिए वो दौर, नारायणन साहब थे, यहाँ तक कि कलाम साहब आखिर में जब आए, कलाम साहब भी थे। तो अगर
तमाम जो राष्ट्रपति बने हैं देश के, उनसे किस तरह से, एक तो किस तरह से अलग हो सकता है, या क्या किस भूमिका में आपको दिख रहे हैं कि उनका जो अनुभव है 50 साल का, 5 दशक का भारतीय राजनीति में जो उनका अनुभव है, उससे अगर जोड़ के देखा जाए तो कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, जो शुरू में 2-4 नाम लिए, जो शुरुआती दौर के राष्ट्रपतियों का नाम लिया आपने, वो दौर कुछ अलग दौर था। उस दौर से इस दौर की तुलना मेरे हिसाब से नहीं की जानी चाहिए। चलिए, एपीजे अब्दुल कलाम थे। हाँ, नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम आज जो राष्ट्रपति हैं। नहीं, देखिए, 1 मिनट, हम बता रहे हैं, अभी कलाम साहब का नाम लिया, तो कलाम साहब वो एक तरह से लगता था कि वो सही मायने में भारत के राष्ट्रपति हैं। जनता से भी मिक्सअप करना, जनता की भी बात की करना। आज भी देखिए, अगर एक चर्चा आई थी कि कलाम साहब चुनाव लड़े, तो देश की जनता एक तरह से लगता था कि उनकी पसंद हो गए हैं। आज प्रणब मुखर्जी साहब हों या संगमा साहब हों, जनता के बीच मतदान होता है। ये चुने हुए संगमा साहब ने वो 5 साल राष्ट्रपति रहते हुए वो ऐसी अपनी छवि, ऐसा उन्होंने किया, इस तरह का लोगों के बीच से उनका संपर्क और सीधा जो संपर्क लोगों से था। तो क्या प्रणब मुखर्जी आपको लगता है कि 5 साल में ऐसा कुछ करेंगे जो किस चीज के लिए उन्हें उम्मीद करनी चाहिए हो गए? लेकिन 2-3 प्रश्न जो आपने किया, देखिए, पहले का जो दौर था उसमें प्रधानमंत्री का भी देश में बड़ा कद होता था। जैसे जिस प्रकार से अब्दुल कलाम का कद था, वैसा ही कद अटल बिहारी वाजपेयी का भी था देश में। जब नेहरू का राष्ट्रपति के रूप में राधा कृष्णन या राजेंद्र प्रसाद का कद था, तो पंडित नेहरू का भी कद था। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी का भी कद था। अब जो है छोटे नेताओं का समय है, इसमें राष्ट्रपति चाहे ना तो बहुत सक्रिय भूमिका निभा सकता है। आपको मालूम है कि राजेंद्र बाबू का मतभेद जवाहरलाल नेहरू से था, दूसरा कार्यकाल वो देना नहीं चाहते थे। नहीं, राधा कृष्णन का चीन युद्ध के समय तनाव हो गया सरकार से। एक और महत्वपूर्ण बात है कि प्रणब मुखर्जी के अगर अब आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री भी बनेंगे या जो प्रधानमंत्री अभी भी हैं, प्रणब मुखर्जी का जो अनुभव है, उनका जो राजनीतिक जीवन है, वो 5 दशक का है। तो कोई भी उनसे सीनियर लीडर अभी पार्टी में कोई प्रधानमंत्री बनने के वाले दिख नहीं रहे। अगर बनेंगे तो उनसे कम उम्र के भी होंगे, कम अनुभव का भी होगा। तो क्या इससे भी उनको बिल्कुल प्रणब मुखर्जी की मैं कह रहा हूं कि इस समय जिस प्रकार के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उसमें एक माने वरिष्ठ अभिभावक या मार्ग निर्देशक की देश की या सरकार की भूमिका में वो आ सकते हैं। उनको नीतियों का अनुभव है, वित्त मंत्री के रूप में, विदेश मंत्री के रूप में, रक्षा मंत्री के रूप में, ये सारे मंत्री के रूप में उनको अनुभव है, वो काम आ सकता है। इसलिए उनको यह तय करना पड़ेगा कि इस समय की परिस्थिति में जब प्रधानमंत्री जनता द्वारा निर्वाचन की बजाय गठबंधन और पार्टियों द्वारा आरोपित होता है, जब एक परिवार से निकल के किसी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, तो जब इस समय उनको प्रथम नागरिक बनाया गया है, उनको तय करना चाहिए। मुझे संदेह है। एक और लोगों को बहुत सारे इस तरह के सवाल उठते रहे हैं, खास करके जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस बात का कि उनको प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो गांधी परिवार के भरोसेमंद नहीं थे। ये तो बिल्कुल सही है। इस तरह की बातें बिल्कुल सही है। और ये 10 जनपद ने, जब ममता बनर्जी अगर बाहर नहीं आती देश को, और प्रणब मुखर्जी भले करे, ममता बनर्जी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो 10 जनपद से बाहर आते ही उन्होंने बता दिया कि सोनिया गांधी ने हमको 2 नाम बताए हैं, प्रणब मुखर्जी और हामिद अंसारी। तो वो तो सबको मालूम था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रणब मुखर्जी को इतना तो मानना ही पड़ेगा कि 10 जनपद का विश्वास पात्र न होते हुए भी उन्होंने करा लिया। लेकिन ये कोई राहुल गांधी या 10 जनपद के विरुद्ध जाएंगे, ये इस प्रकार का व्यक्तित्व मुझे नहीं। एक बात और हम जोड़ना चाहेंगे इसमें, जैसे वो हुआ कि ये 10 जनपद के भरोसे के आदमी नहीं थे, तो याद करिए कि आप जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ये भी कभी 10 जनपद के भरोसे के नहीं थे। नरसिंह राव के समय ये फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, बाद में तो बिल्कुल भरोसा कम। नहीं, एक मिनट, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से इनके ऊपर डॉक्टर मनमोहन सिंह को वरीयता सिर्फ इसलिए दी गई कि वो सीधे साधे आदमी ज्यादा है और प्रणब मुखर्जी साहब उनकी तुलना में 10 गुना तेज आदमी हैं। तो सोनिया जी ने शायद ये रिस्क लेना उचित नहीं समझा कि इतने तेज आदमी को हम प्रधानमंत्री बना देंगे। जब वो राष्ट्रपति बन चुके हैं तो ये तमाम बातें कितनी अहमियत रखती है अब देश में? नहीं, ये बातें देखिए, ये तो इसमें आपको लगता है कि इसलिए गांठें मन में रहती ही है। ये कोई कहे कि राष्ट्रपति भवन में जाने के बाद बिल्कुल उसकी सारे गांठे जो हैं, वो कैंसर का जो है वो ऐसी दवा वहां मिल जाती है, केमोथेरापी से दूर हो जाएगा, वो हम नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी प्रणब मुखर्जी को इतना अनुभव है कि ये कभी प्रदर्शित नहीं होगा, ये बहुत साफ है। लेकिन ये मैं मानूंगा कि वहां जाने के बाद बिल्कुल
एकदम से अगर राहुल गांधी को नेतृत्व बनता है और बहुमत नहीं आता है तो बिल्कुल स्मूथ रनिंग हो जाएगा, ये संभव नहीं है। विपक्ष के लिए या बाकी दलों के लिए, कांग्रेस के लिए और देश के लिए तीन महत्वपूर्ण, गांधी परिवार के लिए कई सारे लोगों ने कई तरह के सवाल किए, लेकिन प्रणब मुखर्जी को अगर कम शब्दों में अगर आपको देखना हो, बिल्कुल सधे हुए शब्दों में अगर कहना हो कि कैसे राष्ट्रपति के रूप में वो आपको लगते हैं कि किस तरह के राष्ट्रपति होंगे, जो पीछे जिस तरह का हमारे पास चाहे वो राजेंद्र बाबू से लेके और प्रतिभा देवी मुझे आर वेंकटरमन, मुझे केवल आर वेंकटरमन याद आ रहे हैं। इनकी भूमिका उसी तरह होगी। आर वेंकटरमन के रिश्ते राजीव गांधी से भी खराब नहीं थे, उन्होंने एकदम बुक की तरह किया, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह की भी सरकार बनवाई। इनकी भूमिका उसी रूप में होगी। वो समय समय पर राजीव गांधी को भी बुला के बात करते थे, विदेश नीति पर, रक्षा नीति पर करेंगे, लेकिन उनको इस प्रकार से गठजोड़ का अनुभव व्यापक नहीं हुआ। उनके समय शुरुआत हुई थी, अभी तक परिपक्व हो गया है। तो इनकी भूमिका मुझे लगता है, अगर इतना नाम जहां आप ले रहे हैं उसमें मुझे केवल आर वेंकटरमन का नाम याद आ रहा है। उनकी तो वो कॉपी बुक स्टाइल, जो संविधान सम्मत जो चीजें, उनके समय आया था कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि जब बहुमत नहीं आए तो कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई राजीव गांधी को 191 सीट आया है, अगर राजीव गांधी पहले इनकार कर जाएंगे तब हम दूसरे को बुलाएंगे। उन्होंने उनको बुलाया, राजीव गांधी ने कहा कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, तो उन्होंने बीपी सिंह को बुलाया। उन्होंने वाजपेयी से बुला के बात करके आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वामपंथी दलों से बुला के बात की, फिर बीपी सिंह को कहा कि ठीक है आप आइए शपथ कराते हैं। तो वो एक भूमिका थी। और जब अयोध्या का मूवमेंट चला तब भी उन्होंने बीपी सिंह से बुला के बात करके अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया कि भाई क्या कैसे हो रहा है। तो प्रणब मुखर्जी एक ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो संविधान व्यक्तिगत रिश्ता भी है, और चूंकि उनके अन्य दलों में भी उनकी स्वीकार्यता है, लोकप्रियता रही है, अन्य दलों से भी उन्हें समर्थन मिला है, गठबंधन के बाहर गठबंधन के अंदर से भी समर्थन मिला है, तो उम्मीद यही रहेगी कि जो जिन लोगों ने उन्हें समर्थन दिया है उनके अनुभव का फायदा राष्ट्र को मिलेगा। नहीं, यही साथ साथ मैं भी ये कहूंगा कि जो इस बीच जो विवाद उभरे हैं वो कटुता उनके दिल में न रहे, ये भी उम्मीद होगी। और मैंने जैसे पहले कहा कि एक वरिष्ठ जो है मार्गदर्शक और अभिभावक की भूमिका में उनको आना चाहिए, देश और समय की यही मांग है। चलिए अवधेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।